बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हमारे आज जो वीडियोस है वो वीडियो हम लेकर आए हैं एमयू जेएमआई और बीएचयू एंट्रेंस 2022 के लिए क्लास 9 के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। और इसमें जो हमने चैप्टर फर्स्ट को यहाँ पर नोट्स और उसको डिस्कशन किया है, बड़े ईजिली नोट्स हम लेकर आए हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन बड़ी ईजिली हो सकती है और आप आसानी से क्लास 9 का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा 2022 में वो आसानी से क्रैक हो जाएगा। अभी फॉर्म्स नहीं आए हैं एमयू के, तो आप उससे घबराइए मत, वो तो अपने टाइम पर आ जाएंगे। लेकिन अभी आप अपनी प्रिपरेशन को भरपूर रखिए और प्रिपरेशन को इस तरीके से करिए कि आपको जो है किसी तरह की एंट्रेंस में कोई दिक्कत नहीं आए और आप ये एंट्रेंस आसानी से क्रॉस कर लें और इसको क्रैक करके आप आसानी से एमयू में एडमिशन ले पाएँ। तो जो नए व्यूवर्स हैं, जो नए पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो पुराने व्यूवर्स हैं हमारे, जो हमारे चैनल पर लगातार हमारे साथ रहे, हमारे साथ ही रहे हैं, वो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब शेयर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट्स उन्हें मिल सके। और हर वीडियो अपडेट्स मिलने की वजह से उनकी जो तैयारी है वो ईजिली आसानी से हो जाए और हमें भी उससे जो है मोटिवेशन मिलता है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज से हम एएमयू की जो क्लास 9 की तैयारी है वो उसकी बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कई सारे सवाल होते हैं कि हमें सर कौन सी बुक पढ़नी है, हमें कंसेप्टम पढ़नी है, हमें अशफाक गाइड पढ़नी है। तो देखिए, प्रैक्टिस के लिए सब बुक्स बेस्ट हैं। अशफाक गाइड हो, कंसेप्टम हो या कोई और किताब आपके पास हो, वो सब बेस्ट है। बट आपको सबसे पहले नोट्स पढ़ने हैं और नोट्स बनाने हैं सही तरीके से। हमारे चैनल पर भी नोट्स उपलब्ध हैं और जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं पीडीएफ में भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में। और अगर चैनल के साथ आप जुड़े रहते हैं और तैयारी करते हैं आखिर तक इस चैनल पर, तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है, इस पर सारे का सारा फ्री कंटेंट है और ये तैयारी आपकी जो है बहुत बेटर तरीके से हम कराएंगे इस पर, और इसकी तैयारी जो है आप साइंस आसानी से क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की चैप्टर। देखिए, इस पहले ही चैप्टर का नाम है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर 8 है, जो क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट है ये। तो सबसे पहले हमें बात करेंगे कि हम एग्रीकल्चर की ज़रूरत क्यों है, हमें एग्रीकल्चर की क्या ज़रूरत है, एग्रीकल्चर क्यों होती है और एग्रीकल्चर कैसे है। तो सारी हमारी जो फूड प्रोवाइड है और जो हमें ग्रोइंग पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को खाने के लिए और भोजन देने के लिए हमें कुछ सर्टेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनती है, एग्रीकल्चर बनती है। एग्रीकल्चर पूरी दुनिया में लगभग 10,000 साल पुरानी है, लगभग 10,000 साल पुरानी हमारे यहाँ पर दुनिया पर एग्रीकल्चर है। और अब बात करते हैं क्रॉप किसे कह सकते हैं। तो क्रॉप कहते हैं सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट प्लेस कॉन्स्टिट्यूट अ क्रॉप। अगर सेम तरह के पौधे किसी जगह पर बोए गए हैं और कल्टीवेट किए गए हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, तो हम उसे क्रॉप कह सकते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो क्रॉप्स को ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाता है दो सीजन में, रबी एंड खरीफ में। किसमें किया जाता है, रबी एंड खरीफ में। और इसके बीच में भी एक फसल आ जाती है जिसे हम जायद की फसल कहते हैं। वैसे जो है हमारे पास इंडिया में मेन दो फसलें हैं, एक है रबी और एक है आपका खरीफ या खारिफ भी कहते हैं इसको। ठीक है, और इसी के बीच एक और फसल आ जाती है, जायद की फसल कहते हैं जिसको। लेकिन मेन जो टू है, मेन जो है वो टू है, इसलिए जो है आपको ये ध्यान रखना है रबी और खरीफ का। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा इसको समझ लेंगे कि रबी और खरीफ में क्या वो है, डिफरेंस है, इसको हम अभी समझेंगे। देखिए, इसको समझने के लिए हमें इनके पास में जो है इनके सीजन्स हैं। ठीक है, अलग अलग सीजन्स हैं, इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुकी है, एमयू पहुंच चुकी है। अगर हम रबी की बात करें तो रबी जो होती है विंटर में सोन की जाती है, बोई जाती है और काटी जाती है समर में। जैसे इस टाइम जो पीरियड चल रहा है वो इस टाइम गेहूं का चल रहा है, तो गेहूं अभी पेड़ों पर लगा हुआ है और गेहूं कटेगा कब, लगभग मार्च या अप्रैल में कटेगा। तो इसलिए ये जो गेहूं है वो रबी की सीज़न का एक जो है क्रॉप है। और अब जो बात करते हैं खरीफ के सीज़न की, तो खरीफ के सीज़न में वो चीज़ें आती हैं जो गर्मियों में बोई जाती हैं और जो है आपकी बिल्कुल ठंड में काट ली जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके जो राइस है, राइस जो है, राइस लगभग जो है कहाँ काटी जाती है, राइस कहाँ बोई जाती है, लगभग जो है गर्मी के आसपास बोई जाती हैं वो बरसात से, और उधर फिर जो है बरसात के बाद उनको काट लिया जाता है लगभग जो है। तो इस तरीके से
यानी बरसात के बाद जो है ठंड की शुरू होते ही राइस को काट लिया जाता है, चावल को काट लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मेन खरीफ क्रॉप। कुछ और भी क्रॉप्स हैं जो रबी और खरीफ में रखी जा सकती हैं, हम उनको भी आगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इट इज़ नेसेसरी, देखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट है आपको सब दिख रहा होगा। इट इज़ इट इज़ नेसेसरी to prepare soil by tilling and leveling, ploughs and the levelers are used for this purpose। यानी जो अगर आपको ज़मीन को में कुछ बोना है तो उसकी आपको पहले क्या करनी पड़ेगी, टिलिंग करेंगे आप, पहले उसकी खुदाई करेंगे, फिर लेवलिंग करेंगे, फिर उसकी प्लफ्स करेंगे और लेवलर से उसको सही करेंगे, तभी आप उसमें कृषि कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है सोइंग ऑफ सीड्स एट अप्रिशिएट डेप्थ एंड डिस्टेंस gives yield feed. Good variety of seeds are sown after selection of healthy seed. Sowing is done by seed drills। देखिए इसमें कई सारी चीज़ें हैं। सोइंग ऑफ सीड्स को आप एक एप्रिशिएट डेप्थ पे बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन एमयू कर सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर टू बी सुटेबल फॉर द सोइंग, तो इस पे ये क्वेश्चन बन सकता है। हम इस पे क्वेश्चन की एक्सरसाइज भी कराएंगे चैप्टर्स की, लेकिन फिलहाल जो है अभी नोट्स की हम बात करेंगे। तो सोइंग ऑफ सीड्स जो है वो एक एप्रोप्रिशिएट डेप्थ पे होनी चाहिए। उसके अलावा जो है डिस्टेंस होनी चाहिए उन बीजों के बीच में भी थोड़ी सी, और उसके अलावा गुड वैरायटी ऑफ सीड जो है बोने चाहिए, सिलेक्शन की नहीं करना चाहिए, ताकि हेल्दी सीड मिले और हेल्दी जो है हमारे पौधे हो जाएं। तो सोइंग इज डन बाय सीड ड्रिल्स, और जो सोइंग हो जाना चाहिए बीजों की वो भी जो है सीड ड्रिल के जरिए होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे यहाँ पे, soil needs replenishment and management through the use of the organic manure fertilizer. Use of the chemical fertilizer has increased with the introduction of new crop varieties। तो जो सॉइल को ज़रूरत होती है, एनरिचमेंट की ज़रूरत होती है, जिसके ज़रिए वो ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, और यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र जो होता है वो इंक्रीज हो चुका है आजकल नई क्रॉप वैरायटीज़ की वजह से। ट्रीमेंडसली जो है क्रॉप वैरायटीज़ की वजह से आज इसको हमने क्या कर लिया है, इंक्रीज कर लिया है। तो सॉइल को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, सॉइल को एनरिचमेंट की ज़रूरत है, सॉइल को ऑर्गेनिक मैन्योर की ज़रूरत है, और केमिकल फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत है, जिसके ज़रिए वो इंट्रोडक्शन होता है न्यू क्रॉप वैरायटीज़ का। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट पे आगे आते हैं। अब हमें कृषि करने से पहले हमें क्या करना होता है, हमें ज़मीन को तैयार करना होता है। तो फ्यू इंचेस ऑफ द टॉप सॉइल इज लूजन्ड एंड टर्न प्लफिंग टिलिंग। तो जो सबसे पहले हमारे पास जो कुछ इंचेस होती है सॉइल की, ये सोइल हो गया है, सॉइल है, ठीक है, ये गलत हो गया है, यहाँ पे SOIL सॉइल होगा। तो उसके बाद जो है हम उसको टिलिंग वगैरह के ज़रिए करके उसकी क्या करते हैं, लूजन करते हैं, और जो वीड्स होती हैं, खरपतवार होते हैं, उनको रिमूव करा जाता है फ्रॉम द सॉइल बिफोर द रिमूव फ्रॉम द सॉइल बिफोर सोइंग द सीड। उनको सबसे पहले हटा दिया जाता है वीड्स को। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, यानी जिनको हम बोते नहीं हैं, वो खुद ब खुद ज़मीन में आ जाते हैं, उनको वीड्स कहते हैं। ठीक है, तीसरा है प्लड फील्ड हैज़ बिग आल सॉइल पीसेस क्रम्स विच आर ब्रोकन बाई प्लैंक्स। और ज़मीन में जब बड़े बड़े टुकड़े हों या बड़े बड़े मोटे मोटे उसके डेले हों तो उनको क्या करते हैं, तोड़ दिया जाता है, ताकि उसमें जो है बीज सही तरीके से बैठ जाए। और फील्ड जो होती है लेवल्ड कर दी जाती है सोइंग के लिए। फील्ड क्या कर दी जाती है, लेवल्ड कर दी जाती है सोइंग के लिए, बोने के लिए जो है फील्ड। तो ये चारों पॉइंट्स आप फिर से समझ लीजिए। पहले तो फ्यू इंचेस ऑफ द टॉप सॉइल को जो होता है लूजेंड कर दिया जाता है, ठीक है, और प्लफिंग करवा टिलिंग के जरिए। फिर वीड्स को रिमूव कर दिया जाता है सॉइल से बिफोर सोइंग द सीड। उसके बाद प्लट फील्ड में जो बड़े बड़े डेले या वो बनते हैं, बड़े बड़े मिट्टी के पीसेस बनते हैं, उनको तोड़ दिया जाता है। उसके बाद फील्ड को जो है क्या करा जाता है, लेवल्ड करा जाता है सोइंग के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, फिर उसके बाद सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट एप्रोप्रिएट इंटरवल्स, इरिगेशन। इरिगेशन क्या होती है, इरिगेशन का मतलब है सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट एप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। पानी की सप्लाई क्रॉप्स को एक थोड़े थोड़े टाइम के बाद देना इरिगेशन कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है कि उत्तर प्रदेश में या यूपी में जो है सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके ज़रिए होती है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो ट्यूबवेल से होती है, याद रखिएगा, ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। और उत्तर प्रदेश में जो नंबर 1 पर सिंचाई का जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो ट्यूबवेल होगा। तो इसमें जो है ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर चीज़ बनती है,
वीडिंग क्या चीज़ होती है? वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ द अनवांटेड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड। मैंने अभी भी बताया था कि जो वीड्स होते हैं वो हम बोते नहीं हैं, हमारे लिए अनवांटेड होते हैं, किसी काम के भी नहीं होते हैं, तो हमें उनको हटाना होता है। तो वीड्स जो होते हैं वो उनकी हटाने की जो प्रोसेस है उसे वीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं वीडिंग। ठीक है, जो उनको हटाने की प्रोसेस है उसको कहते हैं वीडिंग। तो वीडिंग के ज़रिए जो है हम उनको हटा सकते हैं और हटाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर जो आएगी वो ये है कि सेपरेशन ऑफ द ग्रेन, सॉरी इसमें एक पॉइंट है, हार्वेस्टिंग इज़ द कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप मैनुअली और माई मशीन्स। तो ये जानते ही हैं कि जो फसल की कटना है, जो कटिंग है, हार्वेस्टिंग है, वो या तो फिर मैनुअली होती है या फिर क्या होती है, मशीन के ज़रिए होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिचुएशन है, सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। यानी जो भुस्से, जो ग्रेन्स का सेपरेशन है, निकालना है, वो क्या कहलाता है? वो थ्रेशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? थ्रेशिंग। और इसके लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है वो कहलाती है थ्रेशर। वो क्या कहलाती है? वो थ्रेशर कहलाती है। उसके बाद एक और नीचे पॉइंट है जो नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके लिए। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट दम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो आपको हार्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर हार्वेस्ट आप कर रहे हैं, वो करके जो है इसको स्टोर कर रहे हैं, वो जगह कैसी होना चाहिए? वो जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और पेस्ट से फ्री होना चाहिए। जैसे इसके लिए जो सिस्टम है इंडिया में, FCI काम करता है इसके लिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उनकी जगह जगह गोदाम होते हैं। कौन काम करता है इसके लिए? FCI काम करता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसकी जिम्मेदारी है कि जो गेहूं सरकार खरीदती है, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी वो खरीदेगी वो उसको जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से गोदाम वगैरह बना के, गोडाउन वगैरह बना के वो उसमें रिजर्व करेगी, ये उसकी जिम्मेदारी है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और ले लेते हैं जो नीचे पॉइंट आ रहा है, फूड आज आल्सो obtained फ्रॉम एनिमल्स फ्रॉम विच एनिमल्स आर रेयर्ड इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अगर आप किसी जानवर को बड़े लेवल पे पाल रहे हैं, बड़े लेवल पे पालने का मतलब ये 10-20 भैंसें ले ली आपने या 10-20 गाय ले ली, तो फिर इसको हम जो है क्या कहेंगे? एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे। लेकिन उससे हमें कुछ फ़ायदा होना चाहिए, प्रोडक्ट बनना चाहिए। जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री डॉग्स का पालना नहीं हो सकता, एनिमल हस्बेंड्री जो है मोर का पालना नहीं हो सकता। यानी एनिमल हस्बेंड्री उसका पालना कहलाएगा जिससे आपको कोई बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल गाय हैं, फॉर एग्जाम्पल भैंस हैं, फॉर एग्जाम्पल जो है आपको पास में भेड़ें हैं। तो ये जो है एनिमल हस्बेंड्री की एक कैटेगरी है और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ये सब आएंगे। उसके बाद इसमें लास्ट पॉइंट ले लेंगे, और जो इसमें बचा हुआ जो चैप्टर है, बचे हुए जो नोट्स हैं, वो चैप्टर 2 में, पार्ट 2 में आएंगे इस वीडियो के, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए हम जो है इसका जो पार्ट 2 लाएंगे, उसमें इसके जो बचे हुए नोट्स हैं वो भी लेकर आएंगे और साथ में इसके क्वेश्चन भी हम कराएंगे जो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं कहीं। और कमेंट में ज़रूर करके लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई, क्या क्या सुधार या क्या क्या इम्प्रूवमेंट इसमें और किए जा सकते हैं। तो आपके जो कमेंट्स हैं उनका दिल से स्वागत है हमारे यहाँ। उसके बाद लास्ट चीज़ है यहाँ पर फर्टिलाइज़र। एक नया पॉइंट है फर्टिलाइज़र, ये अच्छा टर्म है और कई बार पूछा। द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग न्यूट्रिएंट इज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। आपने देखा होगा जो बोरे होते हैं, जो बैग्स होते हैं जिसमें आपका यूरिया आता है, उस पर आप देखते होगे NPK लिखा रहता है ऐसे करके। तो NPK का मतलब है, N से है नाइट्रोजन, P से है फास्फोरस, K से है पोटेशियम। ये तीनों चीज़ें अगर किसी चीज़ में हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको जो है फर्टिलाइज़र कहते हैं। जैसे कि यूरिया जिन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट और पोटाश। तो ये सारी चीज़ें क्यों डाली जाती हैं खेतों में? ये इसलिए डाली जाती है ताकि हम उनकी गुणवत्ता को बढ़ा सकें, उनको एनरिचमेंट दे सकें, उनको बेहतर बना सकें। अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि फर्टिलाइज़र क्यों डालते हैं हम पेड़ों के अंदर, या फर्टिलाइज़र क्रॉप्स में क्यों डालते हैं, तो ताकि बेटर यील्ड आ जाए। बेटर यील्ड आएगी तो बेटर जो है हमारे पास पैसा कमाएगा किसान, किसान पैसा कमाएगा तो उसकी जो आय है वो अच्छी हो जाएगी। तो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल इसलिए करते हैं। हम एक क्विक रिवीजन करेंगे जल्दी से पूरे चैप्टर का। सबसे पहले हमने बात करी एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस क्यों की जाती है? फूड को प्रोवाइड कराने के लिए।
कुछ एक ही जगह पर सेम तरह के प्लांट्स का बोना क्या कहलाता है? क्रॉप कहलाता है। इंडिया में दो क्रॉप्स होती हैं, रबी और खरीफ। रबी को जो है जाड़ों में बो के थोड़ा गर्मी में काटते हैं, इसको खरीफ को गर्मी में बो के जाड़े में काटते हैं, जाड़े के करीब। इंडिया में नेसेसरी है किसी भी ज़मीन में जब आप खेती करना चाहते हैं तो लेवलिंग करेंगे, उसकी पिलफ करेंगे वहाँ पे और लेवलर से उसको सही करेंगे। उसके बाद सीड्स को एक एप्रिशिएट डेप्थ पे बोएंगे, उसमें डिस्टेंस रखेंगे। गुड वैरायटी ऑफ सीड चाहिए होगा आपको। सीड्स के लिए इंपॉर्टेंट जगह पंतनगर है, कभी पूछ ले क्वेश्चन के बेस्ट सीड आपको कहाँ मिल सकते हैं, तो पंतनगर उत्तराखंड में है ये, ठीक है। उसके बाद सॉइल्स की जो ज़रूरत होती है उसे रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है, एनरिचमेंट की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम वहाँ ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं। यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइज़र आजकल ट्रिमेंडसली बढ़ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिपरेशन कर ली हमने सॉइल की, हमने लूज स्टेन कर लिया उसको प्लफिंग और टिलिफिंग के ज़रिए। फिर हमने वीड्स हटा दिए वहाँ से, जो वीडिंग वगैरह करके। फिर उसमें हमने सॉइल पीसेस जो बड़े बड़े थे उनको छोटा कर लिया, और उसके बाद फिर फील्ड में जो है एक सोइंग कर लिया, ठीक है। तो ये उसके बाद हमें पानी की जो इरिगेशन क्या कहलाती है, इरिगेशन क्या होती है, पानी की जो सप्लाई चाहिए होती है क्रॉप को थोड़े थोड़े टाइम के बाद, उसे इरिगेशन कहते हैं। वीडिंग का रिमूवल जो है वीडिंग कहलाता है, वीड्स का रिमूवल। और जो कटिंग है मैच्योर मशीनों से होती है, मैनुअली भी होती है, मशीनों से होती है। जो ग्रेन से चाफ को अलग करना थ्रेशिंग कहलाती है। जब आपको ग्रेन अलग हो जाए तो उसके लिए प्रॉपर जो है उसकी ज़रूरत होती है, कहीं पे आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा, इसके लिए एफसीआई काम करती है। और फूड्स जो है अटेंड किए जाते हैं, एनिमल, ऐसे कोई एनिमल जिनको बाहरी लेवल पे पालना, खाने के लिए, भोजन के लिए, उनको एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। और फर्टिलाइज़र वो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और खेती के लिए ज़रूरी होते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, और क्लास 9 की हम तैयारी जो है भरपूर आपको कराएंगे, चाहे वो एमयू के लिए हो, चाहे जेएमआई के लिए हो, चाहे बीएचयू के लिए हो। और हमारे नोट्स को वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं जो क्लास 8 के सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, और वहाँ उनको जो है नोट्स की ज़रूरत है, तो हमारे चैनल से उनको जो है नोट्स मिल सकते हैं। और इसकी नोट्स के लिए अगर पीडीएफ किसी को चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।